हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमने फिजिक्स में टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन गेस किया है बच्चों। ठीक है। और ये पहला पार्ट है और इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए बच्चों, आइए हम पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, कहता है विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारिता क्या है, इसका एसआई मात्रक और बीमा सूत्र लिखें। ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है। कहता है इसका आंसर कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश, ठीक है, किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है। चलिए इसका अब हम एसआई यूनिट भी देख लेते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है ना, कहता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है बच्चों, और Q इजकल टू सी भी, और इस C को ही ना हम विद्युत धारिता कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है बच्चों, है ना, हमारा कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है। या इसको कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है। संधारित्र इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है बच्चों, ये हमारा फैराडे होता है। ठीक है। और इसका बीमा सूत्र जो होता है बच्चों, एम इनवर्स 1, एल इनवर्स 3, T4 और A2 होता है। ठीक है। यानी कि कैपेसिटर क्या है और उसका एसआई मात्रक क्या है और उसका बीमा सूत्र क्या होता है, ये हमने बताया। ये हमारा पहला सवाल था बच्चों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। और देखिए क्या कहता है। कहता है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ये भी प्रश्न बच्चों काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता जो है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, कलम कॉपी को साथ में रखिए, कि प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। यानी कि हमारा कैपेसिटेंस जो होता है एरिया का समानुपाती होता है। यानी कि बच्चों यदि हमारा एरिया बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, और यदि हमारा एरिया घटेगा तो संधारित्र की धारिता घटेगी। ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट जो है प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है। यदि हमारा देखिए ये हमारा यदि कैपेसिटर होता है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये बीच का डिस्टेंस जो होता है, ये डी जो होता है, कहता है कि यदि इसकी दूरी को बढ़ा दी जाए, यानी कि इसकी सी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है। इसका मतलब होता है बच्चों कि यदि डी की दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस की धारिता जो है वह घटेगी, और यदि डी घटेगी तो कैपेसिटेंस की धारिता है वह बढ़ेगी। ठीक है। इसका मतलब यही होता है बच्चों। ठीक है। और तीसरा जो है इसका जो पॉइंट है ये है प्लेटों के बीच माध्यम पर। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों एप्सिलॉन आर। ठीक है। तो ये प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी डिपेंड करता है हमारा संधारित्र की धारिता। तो ये हमारा 3 पॉइंट है, इसको बच्चों आप नोट कर सकते हो। ठीक है। तो आगे बढ़े और अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। कहता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधी जूल का नियम लिखें। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधी जूल के नियम को लिखें। चलिए इसके हम नियम को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ना, ये भी सब भी रह सकता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधी प्रथम जूल के नियम को लिखें, या फिर रहेगा द्वितीय नियम को भी लिखने के लिए रह सकता है, या फिर पहला और द्वितीय दोनों रह सकता है बच्चों। देखिए पहला नियम क्या है, कहता है किसी नियत प्रतिरोध के चालक में
नियत समय में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है। ठीक है, जहाँ H जो है वहाँ पे हीट है यानी ऊष्मा है और I हमारा विद्युत धारा है। यही हमारा जूल का प्रथम नियम होता है। ठीक है, चलिए दूसरे नियम को देखते हैं बच्चों कि दूसरा नियम हमारा क्या है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या है, कहता है किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान नियत रहने पर नियत समय में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यानी कि पहला है कि हमारा विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। दूसरा है बच्चों कि ऊष्मा जो है हमारा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और तीसरा जो है कि हमारा ना कि हीट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बराबर I स्क्वायर RT होता है। ठीक है, यानी टाइम होना चाहिए। अच्छा देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर को स्पष्ट करें। ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। कहता है विद्युत वाहक बल, कहता है यह सेल का लाक्षणिक गुण है जो परिपथ के अवयवों पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत वाहक बल जो है सेल का लाक्षणिक गुण है जो परिपथ के अवयवों पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि सेल को अवशोषित करते समय, ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है बच्चों कि सेल को आवेशित करते समय अथवा निरावेशित करते समय सेल का विद्युत वाहक बल अपरिवर्तित रहता है। सेल को आवेशित करते समय अथवा निरावेशित करते समय सेल का विद्युत वाहक बल है जो बच्चों हमारा अपरिवर्तित होता है। और तीसरा जो है कहता है विद्युत परिपथ भंग होने पर विद्युत वाहक बल शून्य नहीं होता है, यानी कि विद्युत परिपथ भंग होने पर विद्युत वाहक बल शून्य नहीं होता। ये हमारा विद्युत वाहक बल का तीन इम्पोर्टेंट हमारा गुण है। चौथा नहीं, ये हमने विभवांतर के बारे में जानते हैं। कहता है यह बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी कि विभवांतर है जो बच्चों यह बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध पर निर्भर करता है। और दूसरा कहता है विद्युत परिपथ भंग होने पर बाह्य परिपथ का विभवांतर जो है वह शून्य हो जाता है। हमारा जब विद्युत परिपथ भंग होता है तो हमारा विद्युत वाहक बल शून्य नहीं होता है, जबकि विद्युत परिपथ भंग होने पर बाह्य परिपथ का विभवांतर है शून्य हो जाता है बच्चों। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट है, कहता है सेल का विभवांतर सेल को आवेशित करते समय उसके विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। यानी सेल का विभवांतर सेल को आवेशित करते समय उसके विद्युत वाहक बल से अधिक होता है और तथा निरावेशित करते समय विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। निरावेशित करते समय विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा 5वां नंबर प्रश्न है क्या। देखिए 5वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि एम्पेयर का परिपथ नियम को लिखें। ठीक है, एम्पेयर का परिपथ नियम को लिखे। कहता है इसका नियम क्या है इसको आप जानते हैं। कहता है किसी बंद वक्र के पारित, यानी चारों तरफ किसी बंद वक्र के पारित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन। ठीक है, किसी बंद वक्र के समाकलन उस किसी बंद वक्र के पारित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यानी B.dl का ये समाकलन है। ये हमारा ये है ना, ये बंद वक्र को शो करता है इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें सब कुछ करना है। ठीक है, तो देखिए, तो बच्चों हम देख रहे थे कि ये हमारा एम्पेयर परिपथ के नियम का ये हमारा व्यंजक है। ठीक है, और इस व्यंजक को याद रखना है कि एम्पेयर का परिपथ नियम का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, जहाँ बी बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है
और आई हमारा करेंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख गया होगा। ठीक है, कि लॉरेंज बल क्या है, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करता है, तब कण पर एक बल आरोपित होता है, वह लॉरेंज बल कहलाता है। यानी F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी होता है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और देखिए 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, कि 7वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए विद्युत बल के बारे में पहले जानते हैं बच्चों। और विद्युत बल यानी F बराबर Q इंटू ई होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। यानी विद्युत बल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, और अब इसके दो प्रमुख गुण को और जानते हैं। विद्युत क्षेत्र में बल का परिमाण कण के वेग के परिमाण और उसकी दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है तथा कण को गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र द्वारा जब कार्य किया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। चुंबकीय बल के बारे में देखते हैं बच्चों हम। कहता है चुंबकीय बल एफ बी बराबर होता है Q इंटू वी क्रॉस बी होता है। बल की दिशा V और B की दिशा दोनों के लंबवत होता है। ठीक है, और आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में त्वरित नहीं होता है। और कहता है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र में बल आवेशित कण के वेग के परिमाण व दिशा दोनों पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, कि हमारा साइक्लोट्रॉन है क्या। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में जानते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों अथवा आयनों के उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इसका आविष्कार ईओ लॉरेंज तथा एमएस लिविंगस्टन ने सन 1934 में नाभिकीय संरचना संबंधी शोध कार्यों में आवश्यक ऊर्जा वाले आवेशित कणों को प्राप्त करने के लिए किया था। ठीक है, ये हो गया साइक्लोट्रॉन बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों हम कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक बताएं। ठीक है, तो देखिए कहता है चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो कहता है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में देखते हैं। कहता है यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत कोई क्षेत्रफल A हो तो चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के गुणनफल यानी B इंटू ए को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो फाई यहाँ डिनोट करता है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का, और इसका एसआई मात्रक जो होता है बच्चों, ठीक है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वेबर होता है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न बच्चों काफी बेहतरीन प्रश्न है, इसको भी जरा देखा जाए। ठीक है, क्या कहता है, कहता है शंट क्या है। ठीक है, तो इसमें देखना हमको है कि देखिए समानांतर क्रम में संबंधित कम प्रतिरोध तार को, जरा फिर से, समानांतर क्रम में संबंधित कम प्रतिरोध के तार को जिससे धारा मापी में प्रवाहित विद्युत धारा पर नियंत्रण रखा जाता है, शंट कहलाता है। ठीक है, शंट के प्रयोग से किसी भी धारा मापी को किसी भी परास के अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा शंट के बारे में हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम अगले क्लास में, और आज का क्लास कैसा लगा होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों।